नमस्कार। त्रिशला ऑर्थोपेडिक क्लिनिक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नवजात शिशु में होने वाले एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसमें शरीर के बहुत सारे जोड़ एक साथ प्रभावित होते हैं और बच्चों में उसकी वजह से चलने फिरने उठने बैठने की समस्याएं आ सकती हैं। यदि सही ढंग से उसका इलाज शुरू ढंग से किया जाए तो ये बच्चे बहुत हद तक अपना कार्य कर सकते हैं। उस बीमारी का नाम है आर्थोग्राइपोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा। इसका मतलब होता है जन्म के समय से जन्मजात शरीर के विभिन्न जोड़ों की विकृति। ये जो नाम डिराइव हुआ है ये ग्रीक वर्ड से हुआ है जिसको हम कर्व या हुक्ड जॉइंट बोलते हैं, घुमावदार या झुका हुआ जोड़। आर्थोग्राइपोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा जो होता है ये एक तरह की एक बीमारी है जिसमें विभिन्न प्रकार की शारीरिक विकृतियां शामिल होती हैं, जिसमें शरीर के विभिन्न जोड़ों एवं मांसपेशियों की विकृतियों के साथ साथ जन्म के समय से पूरे शरीर में मांसपेशियों की कमजोरी भी पाई जाती है और इसमें अक्सर मांसपेशियों की जगह मसल फाइब्रोसिस हो जाती है, जिससे उसमें ताकत में ज़्यादा उसका असर पड़ता है। इस विकार को एक रोग की बजाय हम एक जटिल लक्षणों का समूह माने तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जो समस्या आती है ये विभिन्न बीमारियों की वजह से आती है। इस बीमारी में शरीर के कम से कम दो अलग अलग जगहों में जन्म के समय से जोड़ों को ना बढ़ने वाली विकृति उपस्थित होती है। एक ये रेयर बीमारी है, दुर्लभ विकृति है, जो कि 3000 जो नवजात शिशु होते, जीवित बच्चे होते हैं, उसमें से एक में पाया जाता है। अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके जन्म के समय या गर्भाशय में आर्थोग्राइपोसिस का पता तो लग जाता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं हो पाता है क्योंकि किस वजह से है, कितनी सीवियरिटी इसकी है। और आर्थोग्राइपोसिस जो मैंने बताया जन्मजात विकृति, ये लगभग 150 सिंड्रोमों में एक जैसी होती है। तो इसको भिन्न भिन्न करना कि किस वजह से हुआ है, किस बीमारी के समूह से हुआ, ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन अधिकांश जो व्यक्ति होते हैं आर्थोग्राइपोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा से, उनकी जो IQ होती है औसत से ज़्यादा अच्छी होती है, औसत नॉर्मल सामान्य होती है। और प्रभावित लोगों का जीवन काल सिंड्रोम और संबंधित विकृतियों की गंभीरता पर निर्भर करता है, लेकिन अक्सर ये सामान्य उम्र जीते हैं हमारे आपके जैसे। कुछ हमारे पूरी दुनिया में बहुत फेमस पर्सनालिटीज हुई हैं जिनको आर्थोग्राइपोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा था, उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया है, सामान्य व्यक्तियों से कुछ ज़्यादा अच्छा। उसमें कुछ के नाम हमने यहाँ पे दिखाए हैं। एक नाम है मार्टी सीडी, ये एक्टिविस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। दूसरा नाम एक फोटोग्राफ्स के माध्यम से स्क्रीन पे आप देखेंगे सनी टेलर का है, एक अमेरिकन पेंटर और एक्टिविस्ट है। तो नाम और आपके सामने नजर आएंगे। नेक्स्ट आपकी जो स्लाइड दिखेगी उनका नाम है लुका लिजिलेक पेट्यूली, एक कैनेडियन बॉय डांसर टीम उनकी है जो कि बहुत सारे टेलीविजन शो कर चुके हैं और आर्थोग्राइपोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा होने के बावजूद एक अच्छा कलाकार बन करके उभरे हैं और अच्छी प्रस्तुति उन्होंने दी है। उसके बाद एक नाम है प्रूडेंस माबिना करके, ये ब्रांड एक लियाना ब्रांड है म्यूजिक का, उनकी एक लीड सिंगर है। उसके अलावा खेल में भी, स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे नाम हैं। निकोलस टेलर है जो कि 3 टाइम्स पैरालंपिक चैंपियन टेनिस में रह चुके हैं। ली पेयरसन है 11 बार इनको गोल्ड मेडल पैरालंपिक गेम्स में मिल चुका है। तो इसको दिखाने का हमारा पर्पस ये था कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि किसी नवजात शिशु में एक मल्टीपल कॉन्ट्रैक्चर या जॉइंट की डिफॉर्मिटीज आ जाती है तो बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे। केवल इनको मार्गदर्शन देने की जरूरत है, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने की जरूरत है। नहीं कर पाते तो व्हील चेयर पे, लेकिन उनकी बुद्धि सामान्य से ज़्यादा अच्छी होती है, उनको केवल पढ़ाई लिखाई एजुकेशन और ट्रीटमेंट के साथ में भी देना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि जो आर्थोग्राइपोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा है, इनकी अनुवांशिकता क्या होती है। ये इनहेरिटेड नहीं होते हैं, ये ज़्यादातर मामलों में विरासत में नहीं मिलती है, लेकिन ये देखा जाए तो 30% लोगों में किसी ना किसी जेनेटिक के कारण की वजह से होता है, जो कि एक फैमिली से दूसरे फैमिली में अक्सर ट्रांसफर नहीं मानित होती है। और ये मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, जेनेटिक काज के साथ साथ
कुछ ऐसा इन्वायरमेंटल, जब पैदा होने के पहले माँ के पेट में या जन्म के पश्चात जो बहुत सारे कारण होते हैं उनकी वजह से भी इनका होता है, तो मल्टीफैक्टोरियल ज़्यादा होता है। अब एक डायरेक्ट कॉजेज देखे जाए कि डायरेक्ट क्या कारण है, तो उसमें देखेंगे जो बाहर से कॉजेज हैं, जैसे गर्भाशय में माँ के पेट में अपर्याप्त जगह का होना, कम पानी होना, कोई जो गर्भाशय का जो शेप है वो गड़बड़ हो जाए, इन्फेक्शन हो जाता है माँ के पेट में, या दवाइयाँ चलती हैं, या माँ को चोट लग गई है, या कोई और अन्य कारण होते हैं। इंट्रिंसिक होता है जो बच्चे के अंदर अपने कारण होते हैं, जिसमें न्यूरोलॉजिकल कारण बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की कुछ बीमारीज हो गई, या जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब होता है जो मांसपेशियां, जो टिश्यूज होते हैं, जो त्वचा है उसके अंदर की लिगामेंट्स हैं और टेंडन्स हैं, मांसपेशियां हैं, जोड़ों की सतह है, हड्डियां हैं, इनके जो डिफॉर्मिटी, जो प्रॉब्लम्स होती है उनकी वजह से होता है। तो इंट्रिंसिक का होता है जो बच्चे के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कितने सब ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि जैसे बताया 150 से ज़्यादा सिंड्रोमों से मिलते जुलते बहुत सारे कारण होते हैं। तो पहला कारण होता है न्यूरोलॉजिकल डिसीज, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या पेरिफेरल नर्व के कारण की वजह से होता है। दूसरा कारण कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट्स होता है, जिसकी वजह से जो मांसपेशियां जो होती है बहुत सख्त हो जाती है, जोड़ों में मूवमेंट नहीं होता है। तीसरा कारण मसल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है, जिसमें मांसपेशियां सही ढंग से काम नहीं करती हैं। उसके अलावा मैटरनल माँ का बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज की जो मदर हैं, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, इन्फेक्शन हो गया, ड्रग या ट्रॉमा, उसके वजह से जो होती है उनको एक अलग ग्रुप दिया गया है। और उसके अलावा पेट में स्पेस की कमी, जो कि हमने बताया पानी की कमी हो गई है या स्पेस कम हो गया है। इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा इस कॉमन कारण होता है, जो पेट के अंदर जो फीटस को ब्लड की सप्लाई कम मिल पा रही है, या जो बच्चे का जो एंटीरियर हार्ट सेल्स है, जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं, वो साइड इनसे काम नहीं होती या डेड हो गई हैं, तो उनकी वजह से भी ये सब बीमारियां होती हैं। अब हम बात करेंगे कि जो आर्थ्रोग्राफिस मल्टीप्लिस कंजेनिटा का है, मोटा मोटा इसका वेराइटीज क्या होगा। 3 तरह की होती हैं। एक क्लासिकल वेराइटी जो होता है वो एमायोप्लेजिया होता है, जो मांसपेशियों की कमी की वजह से होता है, उसकी खराबी की वजह से होता है। दूसरा कारण जो कॉमन होता है वो डिस्टल आर्थ्रोग्राफिस सिंड्रोम्स होता है, जिसमें केवल डिस्टल मतलब हाथ, पंजा, हाथों की हथेली और पंजों की पंजे पे बीमारी होती है। तीसरा जो होता है सिंड्रोमिक होता है, जो बहुत सारे अन्य कारण होते हैं उसकी वजह से कंबाइंड वजह होता है। अब सबसे पहले एक एक के बारे में बात करेंगे। एमायोप्लेजिया के बारे में। एमायोप्लेजिया 10,000 जीवित बच्चों में से एक में होते हैं। सिबलिंग या ऑफस्प्रिंग नहीं पाया जाता, दैट मीन्स ये बीमारी फैमिली में नहीं घटती बढ़ती है। बुद्धि अक्सर सामान्य होती है, ये मांसपेशियों की बीमारी है, और इसमें उंगलियां और कलाई ऐसे होती हैं, मतलब एक हुक शेप हो जाती है, माने उंगलियों जो होती हैं बेंड होती हैं और रिस्ट जो होता है ऐसे बेंड हुआ होता है, हुक शेप में होती हैं, और सामने देखने से समझ में आता है। एक कॉमन सबसे सामान्य स्थिति वाली है, और इसमें मांसपेशियों की ताकत सबसे कम होती है। जॉइंट रेंज ऑफ मूवमेंट तो कम, गति तो कम होती है, लेकिन साथ में उनकी मांसपेशियों की जो ताकत होती है थोड़ा सा कम पाई जाती है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और अक्सर ये दाएं बाएं दोनों तरफ जो होता है लगभग बराबर स्थिति में 60 से 70-90% बच्चों में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी केवल एक तरफ भी पाया जा सकता है, केवल लोअर लिम्ब में या केवल अपर लिम्ब में पाया जाता है, जिनके परसेंटेज भी 7 से 20% के लगभग होता है। इसके साथ में इन बच्चों में सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हार्ट या पेट की या ऐसे कोई बीमारी अक्सर नहीं पाई जाती है, सामान्य होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं डिस्टल आर्थ्रोग्राफिस सिंड्रोम्स। उसमें क्या होता है कि ये अक्सर जो होता है हेरिडिटरी होता है, आनुवंशिक होता है, फैमिली से आता है। 40% बच्चों में मसल वीकनेस पाई जाती है, और अक्सर ऐसे बच्चों में हथेली में, दोनों पंजों की हथेली में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और पैरों में भी केवल पंजे में ज़्यादा प्रॉब्लम जाई जाती है, और ऊपर के जोड़ जो होता है कम अफेक्टेड होते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो ब्रेन की वजह से होता है। अक्सर फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन की वजह से ज़्यादा होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्चर
कॉर्टिकल जो हमारा जो ब्रेन का होता है एक्टिवेशन कम होने की वजह से ज़्यादा होते हैं। अन्य कारण में न्यूरोमस्कुलर कॉज होता है, जैसे जनरल पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो होती है उसकी वजह से होता है, जैसे मदर में मास्टेनिया ग्रेविस उसकी वजह से हो सकता है। कंजेनिटल मायोपैथीज होते हैं उसकी वजह से भी आर्थोग्राफिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा हो सकती है। अब बात आती है, सब जानकारी हमें हो गया है, तो अब इसको नवजात शिशु के पैदा होने के पहले हम कैसे पहचान सकते हैं, ये बातें बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं मैं कि आर्थोग्राफिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा की डेफिनेट डायग्नोसिस जन्म के पहले थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये केवल डाउट रहता है कि हाथ पैरों में तिरछापन है, डिफॉर्मिटीज है, तो कुछ ना कुछ समस्या बच्चे में अवश्य होगी। लेकिन कुछ फाइंडिंग्स होती हैं जो कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता कर सकते हैं। मूवमेंट कम है, एबनॉर्मल पोजीशंस हैं, एक डिफॉल्ट पोजीशन में है, और ब्रेन की भी प्रॉब्लम्स है उसके साथ में, चेहरे की बनावट थोड़ा सा अलग है, ग्रोथ का रिटार्डेशन कम हो रहा है, रीढ़ की हड्डी तिरछी हो गई है, ब्रेन में सिस्टिक हाइग्रोमा होता है, बच्चे को सीजर आ रहे हैं, और पतली पतली पसलियाँ हैं, और छोटी जो रीढ़ की वाले जो तसली है वो दिखाई देती है। तो ये सब चीज़ें अल्ट्रासाउंड में दिखाई जाती है। अल्ट्रासाउंड आपको गाइड कर सकता है कि कुछ बच्चे में समस्याएं हैं, लेकिन कंफर्म डायग्नोसिस थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद बात आती है कि चलो अब अल्ट्रासाउंड हो गया, जब बच्चा पैदा हो गया तो क्या क्या ऐसे बच्चों में समस्याएं हो सकती हैं। एक बार एप्लेजिया की बात करेंगे तो जो बच्चे होते हैं वो कॉग्निशन आईक्यू उनका लगभग नॉर्मल होता है, चमकता चेहरा होता है, अच्छे ढंग से दिखते हैं। जो सेंसेशन होता है, जो संवेदनाएं होती हैं बच्चों के हाथ पैरों में, वो सामान्यतः नॉर्मल होती है। और अक्सर ये फोरआर्म में यहाँ पे खून की नलियों का थक्का होता है, जिसे हेमेंजियोमा कहते हैं, ये मिल सकता है। और अक्सर ऐसे बच्चे ऑपरेशन के द्वारा ब्रीथ प्रेजेंटेशन जो उल्टा पैदा होते हैं वैसा होता है। ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, बच्चों की ग्रोथ जितनी होनी चाहिए, हाइट वेट और जो जन्म के समय वजन, वो सब थोड़ा सा डिले होता है, कम होता है। और जो हाथ और पैर बच्चों का होता है पतला होता है, एट्रोफिक होता है। और जो हम लोग में आप देखेंगे कि क्रीज होता है, एक क्रीज होता है, लाइनें दिखेंगी, वो ऐसे बच्चों में ये लाइनें कम दिखती हैं, एकदम सपाट गोल जैसा बेलनाकार दिखती हैं, और सबक्यूटेनियस टिश्यू बड़ी बहुत थीन होती है। अक्सर ऐसे बच्चों में जो दोनों तरफ, शरीर के दोनों तरफ जो डिफॉर्मिटीज होती है सिमेट्रिकल होती हैं, और डिस्टल पार्ट में हाथ में ऊपर की अपेक्षा ज्यादा होती हैं, और हैंड फिट दोनों अफेक्टेड होते हैं, चारों एक्सट्रीमिटी अफेक्टेड, दोनों हाथ दोनों पैर, कभी कभी ऊपर नीचे ज्यादा कम ज्यादा हो सकता है। क्या क्या किस तरह की पोजीशंस होती है, इस तरह की ज्यादा पोजीशन होती है, माने कंधा अंदर की तरफ घुमा होता है, जो डेल्टाइड बहुत कम होता है, ऊपर उठा नहीं पाते बच्चे, नीचे रहता है अक्सर। और एल्बो जो होता है वो ऐसे होता है, एल्बो एक्सटेंशन में होता है, माने जो कोहनी होती सीधा होता है ये, और अंदर की तरफ घुमा हुआ होता है। और रिस्ट जो होता है ऐसे रिस्ट फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है, फिंगर भी फ्लेक्स होता है, अंगूठा अंदर की तरफ होता है, ये हाथों में होता है। उसके अलावा जब पैर की बारे में देखते हैं तो पैर क्या होता है, जो कूल्हा फ्लेक्स होता है, ये बाहर की तरफ होता है और ऐसे घुमा हुआ होता है। जैसे देखेंगे बच्चा जब लेटा हो तो पैर बाहर की तरफ पड़ा हुआ रहता है। और जो घुटना होता है इनका, घुटना अक्सर एक फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, मुड़े हुए रहते हैं, सीधा करने में समस्या आती है, नहीं हो पाता है। पंजे में या तो क्लब फिट होता है, पंजा अंदर घूम जाता है, या एक वर्टिकल टैलस होता है जिसमें पंजा आगे की तरफ तो बाहर जाता है, यहाँ हड्डी एक दिखती है, वो होती है वर्टिकल टैलस होता है। तो मैंने आपको ये बातें समझ में आ गई होगी जो भी लोग सुन रहे हैं, कि हाथ अंदर की तरफ घुमा हुआ था ऐसे होता है, पैरों में दोनों तरफ पैर बाहर की तरफ होते हैं, घुटने पे मुड़े हुए होते हैं पंजे में, और डिफॉर्मिटीज होती है। ये फोटोग्राफ्स आपको दिखेगा, उसमें बहुत क्लियर कर सब समझ में आ जाएगा कि क्या क्या समस्याएं होती है। वो आपको जस्ट बताने के लिए फोटोग्राफ्स को इसमें डाला गया है। एक बच्चा है, बहुत सीवियर वैरायटी का एप्लेजिया है, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है, बहुत क्लियर कट पिक्चर दोनों बच्चों में दिख रहा है, इस सीवियर वैरायटी का। तो इससे हम आप पता लग सकते हैं कि एएमसी होती क्या है, जनरल पब्लिक को जानकारी हो सकती है। अब हम बात करेंगे डिस्टल आर्थोग्राफोसिस का। तो अक्सर हाथों के पंजे और पैर के पंजे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, लेकिन अनकॉमन प्रॉब्लम भी साथ में हो सकती है, जैसे रीढ़ की हड्डी तिरछी होना, रिस्पायरेटरी श्वास की प्रॉब्लम, फेस थोड़ा सा एबनॉर्मल हो, जा की एबनॉर्मलिटी हो सकती है। और अक्सर 25% बच्चों में
ब्रेन की अबनॉर्मलिटी पाई जाती है, तो ऐसे बच्चे मंदबुद्धि के हो सकते हैं, लेकिन केवल 25% बच्चों में। एक फोटोग्राफ आपको दिखाया, बहुत शार्प माइंडेड बच्चा है, लेकिन उसमें हाथ केवल पंजे में, और हाथ के पंजे और पैर के पंजे में ही प्रॉब्लम, और कहीं शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये सब जानने के बाद अब डायग्नोसिस कैसे बनाएं, तो अक्सर प्रीनेटल में जन्म के पहले डायग्नोसिस बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। रूटीन अल्ट्रासाउंड में जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई वो सब चीज़ें देख सकते हैं, और बच्चे को देख करके कंप्लीट हिस्ट्री लेकर के आर्थोग्राफिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा की डायग्नोसिस बन सकती है। और इसके पूरी जानकारी रखने के लिए बच्चों का फोटोग्राफ्स करने से हमें थोड़ा सा डॉक्टर को, कंसर्निंग स्पेशलिस्ट को तुरंत पता चलता नहीं ये AMC है, तो फोटोग्राफी एक अच्छा ज़रूरत होती है। एक्सरे की ज़रूरत अक्सर पड़ जाती है, घुटना है, कूल्हे की पोजीशन देखनी, पंजे की पोजीशन देखने के लिए। और अल्ट्रासाउंड हम पेट को देखने के लिए करते हैं कि पेट की कोई अबनॉर्मलिटी ना हो। ब्रेन की नवजात शिशु में अल्ट्रासाउंड करके चेक कर सकते हैं। और CT स्कैन व MRI की मांसपेशियों को चेक करने के लिए कितनी किस तरह की है, सीवियरिटी देखना है, तो मसल बायोप्सी या कोई सर्जरी बच्चे में करते हैं तो उसमें मसल बायोप्सी लेकर के भेज सकते हैं, तो उसके कारण का भी हम पता कर सकते हैं। और EMG केवल रिसर्च पर्पज के लिए है, और उससे ये पता कर सकते हैं कि उसका कारण मांसपेशियां हैं या नर्व की वजह, न्यूरोपैथी की वजह से या ब्रेन की वजह से हुआ है। ये फोटोग्राफ्स आपको मैंने इसमें दिखाया, एक्सरे का है, ये वर्टिकल टैलस एक तरफ दिख रहा है, एक तरफ पुल है, दोनों डिसलोकेटेड है। ये AMC का है, पिक्चर है। एक फोटोग्राफ से सामने नजर आ रहा है बहुत सारे बच्चे। ये फोटोग्राफ देने का मतलब है कि इस तरह के फोटोग्राफ देखने से तुरंत आंखों में विजुअल बन जाता है कि कौन सा बच्चा AMC का नवजात शिशु में होगा, तो एक डायग्नोसिस बनाने में थोड़ा सा इजी होता है। अब हम इतनी सब जानकारी होने के बाद हम बात करेंगे ट्रीटमेंट क्या होता है। हमारा जो गोल होता है कि हाथ पैरों का जो अलाइनमेंट है वो बेहतर कर देना है। पैरों का अलाइनमेंट होगा तो चलने फिरने में आसानी हो जाएगी, स्टेबिलिटी मिल जाएगा। हाथों का अलाइनमेंट प्रॉपर होगा तो रसम फंक्शनिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तो काम करने लायक हो जाएंगे। लेकिन एब्सोल्यूट क्योर या ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मैंने बताया कि 80-90% बच्चों का IQ सामान्य होता है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको बहुत अच्छा कर सकते हैं और वो बच्चे अपना काम सामान्य कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट मॉडलिटीज क्या है? एक तो फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, जो डिफॉर्मिटीज़ है उनको स्ट्रेचिंग करके, पोजिशनिंग करके करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी से उनको बच्चों को काम में सिखाया जा सकता है, हाथों की एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा सकता है। यदि डिफॉर्मिटीज़ ज़्यादा है, जैसे पंजे में CTB है, वर्टिकल टैलस है, तो प्लास्टर भी लगाया जाता है और ब्रेस देने की ज़रूरत पड़ती है कि जो डिफॉर्मिटी करेक्ट होगा उसको मेंटेन करने के लिए होती है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी की अक्सर ज़रूरत पड़ती है, जो डिफॉर्मिटीज़ ज़्यादा है, रिकरेंस हो रहा है, उन्हा डिसलोकेटेड है, घुटना सीधा नहीं हो रहा, तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और अक्सर ऐसे बच्चों को वॉकिंग एड देना पड़ता है। अब ट्रीटमेंट जो होता है बच्चों के साइन सिम्टम पे डिपेंड करता है, हर व्यक्ति का अलग होता है, सीवियरिटी देख के किया जाता है। और ये कहा जाता है कि जन्म के पश्चात डायग्नोसिस बनती है, अर्ली फिजिकल थेरेपी और जरूरत पड़ने पे प्लास्टर सही ढंग से दिया जाए तो एक इसको ज्वाइंट मोशन और मसल एट्रोफी को बचाया जा सकता है, ज्वाइंट मोशन और उसकी गति को बढ़ाया चला जा सकता है। लेकिन जो स्ट्रेचिंग होना चाहिए, डिस्ट्रोफिक डिस्प्लेसिया है जिसमें मांसपेशियां एकदम सख्त हो गई है, बहुत ज़्यादा सख्त डिफॉर्मिटी है, बहुत जेंटल होना चाहिए। ज़्यादा तेजी से हमने कर दिया तो ज्वाइंट उसका डैमेज हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी ज्वाइंट कंट्रक्चर बहुत स्टिफ हो, रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट हो, तो सर्जरी की जरूरत करनी पड़ती है और रिकरेंस होगा तो भी सर्जरी करना है। लंबे समय तक असिस्टिव टेक्नोलॉजी ब्रेस की जरूरत पड़ती है। यदि हमें ऐसे बच्चों में सर्जरी करने की जरूरत है तो कोशिश करनी चाहिए कि एक ही बार में सब सर्जरी कर देना चाहिए। लेकिन शुरुआती उम्र में अक्सर हम लोग मांसपेशियों, कैप्सूल, लिगामेंट को करते हैं और जरूरत पड़ने पर तो फाइन ट्यूनिंग के आधार पर लिगामेंट या बोनी सर्जरी बाद की उम्र पे उनको किया जाता है। और जब भी हम सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज करते हैं तो ज्वाइंट को ओपन करना जरूरी है, जिससे मूवमेंट ज़्यादा अच्छा आ जाए। अब कुछ अपर लिम्ब, हाथों की, पैरों की सर्जरीज होती है, तो सब ब्रीफ में मैंने बताया है। थंब स्पेस नहीं फैल रहा तो यहाँ ठीक करना पड़ता है। रिस्ट फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू से नहीं हो जाता तो जो बोन होती है रिस्ट और माने रेडियस और हाथों की पंजे के बीच में एक रोल निकाल दिया जाता है। उसके अलावा हाथ सीधा हो गया तो पीछे रिलीज करके टेंडन को ट्रांसफर किया जाता है। और जो हाथ बहुत ज़्यादा अंदर घूमे हैं तो बोन को कट करके बाहर घुमाया जाता है, जिससे बच्चा अपना काम कर ले। इसी तरह से पंजे में भी
एक रिजिड डिफॉर्मिटी है, सीटीबी है, तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है, टेनाटमी की जाती है, वर्टिकल टेलर शुरू में प्लास्टर, फिर सर्जरी की जाती है। घुटने मुड़े हुए हैं तो एक स्पेसिफिक सर्जरी की जाती है जिससे घुटना सीधा हो जाए। कूल्हा डिसलोकेटेड है तो दोनों कूल्हे को अंदर करने की जरूरत पड़ती है। ये सब ट्रीटमेंट के तौर तरीके बताएं, लेकिन अक्सर हमारे जो पेरेंट्स हैं, परिवार के सदस्य हैं, जानना चाहेंगे कि ऐसे बच्चों का क्या लाइफ होता है। ऐसे बच्चों की स्पीच, आईक्यू, लर्निंग कैपेबिलिटी सब लगभग नॉर्मल होता है। तो ये सब चीजें ही आदमी को आगे बढ़ने के लिए जरूरत पड़ती है। तो ऐसे लोगों में एक प्रोडक्टिव, रिवार्डिंग, इंडिपेंडेंट लाइफ जीने की बहुत इच्छा होती है, उनको दे सकते हैं। थोड़ा सा अच्छी केयर देने की जरूरत पड़ती है। और आप देखेंगे ऐसे लोगों को कि हाथ में उंगलियां मुड़ी भी हुई हैं, पर दे आर अनएक्सपेक्टेड एबिलिटीज, थोड़ा सा मूवमेंट हल्के फुल्का रहता है, बट वो लिख सकते हैं, कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। केवल उनको एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी सिखाने की जरूरत पड़ती है। और ये देखा गया जिनको कूल्हे और घुटने पे जो डिफॉर्मिटीज होती है वो कम होती है, वो बच्चे चल लेते हैं थोड़ा बहुत डिफॉर्मिटीज में 15 से 20 डिग्री में। और बच्चों को हम लोगों ने 2 साल की उम्र में थोड़ा बहुत चलना, सहारे के साथ चलाना वैसे शुरू कर दिया, चलने लायक हो गए हैं। तो ये दिखाता है कि भविष्य में वो अपने पैरों पे खड़े होकर के चलेंगे, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिफॉर्मिटीज नहीं होती है। केवल इनको में डायरेक्टली हम लोग को केयर करने की जरूरत पड़ती है। हम कुछ केसेस के बारे में आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने दिख रहा है एक बच्चा था, उसकी फोटोग्राफ्स मैं इसमें दिखा रहा हूँ। दोनों कूल्हा उतरा हुआ था, दोनों घुटने उतरे हुए थे। कूल्हे को पहले, घुटने को पहले ठीक किया गया, बोन शॉर्टनिंग किया गया, और फिर दोनों कूल्हे को भी अंदर किया गया। और आज बच्चा अपने पैरों पे खड़े होकर के चलता है, जबकि उसको दोनों कूल्हे उतरे थे, दोनों घुटने, उसको हाइपर एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी था और पंजे में भी प्रॉब्लम थी। तो ऐसे बच्चे सामान्य हो सकता है। ये सामने दिख रहा है एक बच्ची, आपको देखेंगे यहाँ पे, इसको दोनों घुटने हाइपर एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी है, दोनों फुट डिफॉर्मिटीज दी। आज वो बच्ची पढ़ती है, लिखती है, चलना फिरना सब इंडिपेंडेंट है, हाथों में कोई प्रॉब्लम इस बच्ची में नहीं है। तीसरा बच्चे देखेंगे डिस्टल आर्थोग्राफिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा का है, केवल पंजा हाथ का और पैर में अफेक्टेड है। और ये नेक्स्ट फॉलोअप में देखेंगे, बच्चा सामान्य है, वो चलता है, फिरता है, अपना काम कर लेता है, सब सामान्य तरीके से कर लेता है। चौथा जो केस आपको दिखा रहे हैं वो भी डिस्टल आर्थोग्राफिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा में थोड़ा सीवियर डिफॉर्मिटीज था। एक पंजे में वर्टिकल टेलस, एक पंजे में सीटीबी था, दोनों हाथों में बहुत ज्यादा उंगलियां मुड़ी थी, ये था कॉन्ट्रेक्चर था, उसके बावजूद वो काम कर लेता है। हाथों की थोड़ी वो सर्जरी हुई, लेकिन काम अपना पूरा कर लेता, चलना फिरना उसको सामान्य है। उसको बस बच्चों को ऐसे करना होता है। एक 5वां केस बच्चे को दिखाएंगे आपको, ये भी जीनो रिकर्वेटम था, जबरदस्त इसको फ्लेक्शन में इसको जो है एक्सरसाइजेस की गई, जिसकी वजह से उसको टीबिया में डिफॉर्मिटीज आ गई, उसको सर्जरी की गई, पंजे ठीक किए गए, कूल्हे ठीक किए गए, घुटने पे भी ठीक किए। आज वो बच्चा चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ सामान्य है, हाथ में थोड़ी हल्की प्रॉब्लम्स है। तो अल्टीमेटली जो एएमसी की बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा, एएमसी को बहुत जल्द पहचानने की जरूरत है। इनका ट्रीटमेंट फिजिकल थेरेपी जितनी जल्दी हो सके, जेंटल लेकिन इंटेंसिव होना चाहिए जितनी जरूरत हो। अगर रिकरेंस ऑफ डिफॉर्मिटीज होती है तो सर्जरी जरूरी है, इसलिए लंबे समय तक फॉलोअप रखना बहुत जरूरी है। और ऐसे बच्चे गुड इंटेलिजेंस होते हैं, स्पीच अच्छा होता है, काम करने की कैपेबिलिटी अच्छी होती है, तो ये लंबे समय तक नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ हो सकते हैं। केवल उन्हें हमें मार्ग दिखाना है, रास्ता चूज करके दिखाना है, उनको आगे बढ़ाना है, प्रमोट करना है। तो ये सब जानकारी हमारे अभिभावकों को बहुत जरूरी था, इनकी जानकारी रखिए। कोई भी बच्चा आपको कभी भी लगता है कि एएमसी का से प्रभावित है, आइए कृष्णा क्लिनिक में आपका स्वागत है।